नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। क्या आप जानते हैं 1980 तक भारत से हर साल लगभग 60,000 नर कंकाल विदेशों में भेजे जाते थे उनके मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए। और ये जो आंकड़ा है अकेले बंगाल से निकलकर सामने आया है, जो निश्चित तौर पर चौंकाता है। अब ये जब खुलासा हुआ है तो इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन किस पर्पस से भेजे जाते थे और कैसे मानव सेवा के नाम पर जो संस्थाएं काम करती हैं उस आड़ में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, पंकज जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए नम्रता, ये खुलासा नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है और पूरे बंगाल से नहीं जाता था। सिर्फ कलकत्ता वो शहर है जहां से हर साल पूरी दुनिया में तो देखिए, अफ्रीका में तो जा नहीं सकता, अरब में जा नहीं सकता, एशिया में जा नहीं सकता, यानी यूरोप में और अमेरिका में जितने भी मेडिकल प्रैक्टिसेस होते थे, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनके लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है, वो कलकत्ता से भेजा जाता था। अब ये कब से भेजा जाने लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रशियन रिवॉल्यूशन के बाद भारत के अंदर और खास करके बंगाल के अंदर कम्युनिज्म यानी लेफ्ट विचारधारा आकार ले रही थी। तो बंगाल को बहुत तरह से सताया गया। बंगाल उस वक्त बिहार जो था ना, वो सब बंगाल वगैरह का पार्ट था। नील की खेती किसानों से करवाई गई, यहां बड़े बड़े अकाल पड़े, महामारियां हुई, प्लेग फैल जाता था, गांव के गांव साफ हो जाता था। उन बीमारियों को ठीक करने के नाम पे या सेवा करने के नाम पे कुछ महापुरुष आए और उसमें महिला भी थी और उन्होंने कलकत्ता को सेंटर बनाया और वहां सबसे बड़ा जो मतलब कि जब ये डेड बॉडी होता है ना, तो हम क्रीमेशन बोलते हैं उसको, कि मैं लावारिस लाशों को डिस्पोज ऑफ करूंगी, वो सेंटर बनाया। उसका नाम था हॉस्पाइस, उस जगह का नाम, यानी होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट। ओके, समझ गए, कलकत्ता के बीचों बीच बना हुआ। और वहां बंगाल भर से, बंगाल मतलब संयुक्त बंगाल, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, आजकल झारखंड, इन पांचों राज्यों से वो कंबाइंड बिहार था, वहां से मरे हुए डेड बॉडी को लाया जाता था और यह कहा जाता था कि उनका अंतिम संस्कार या उनकी जो अंतिम प्रक्रिया है ये पूरी की जाएगी। फिर खबर आने लगी 1920-21 के आसपास कि 20-21 से यहां से जहाजों में भर भर कर डेड बॉडी जाने लगी यूरोप में। अब बताइए, वो नरकंकाल का, डेड बॉडी का यूरोप के लोग क्या करते? तो उस वक्त वहां पे मेडिकल रिवॉल्यूशन का दौर था और बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहा था दवाओं को लेकर, इंसानों पे वो सारा कुछ किया जाता था। एक घटना है, ये घटना है 1975 की, आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जिस साल इस देश में इमरजेंसी लगी और परिवार नियोजन करके नसबंदी वगैरह किया जा रहा था, यही था ना। वो एक यहां से ट्रेन जाता है कलकत्ता से और ब्रिटेन में 60,000 बच्चों की डेड बॉडी थी, 60,000 बच्चों की। और वो जो कार्गो शिपमेंट है उस पे क्या लिखा हुआ था पता है? एथिकली सोर्स्ड, मतलब कि बहुत एथिकल तरीके से मंगाया गया है। और आप साल याद रखिए, 74 की एक घटना है। 79 में जो इस डेड बॉडी सेंटर को चलाती थी उसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1979 में, और एक साल बाद 1980 में भारत रत्न दिया गया। पता है उस महिला का नाम क्या था? मदर टेरेसा। 1917 में उन्होंने स्थापना की बंगाल में, मानव सेवा, हम गरीब दुखियारों की सेवा करते हैं। पता है जब इन्होंने सेवा शुरू किया तो कंबाइंड बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जिसे पांचों राज्यों में हर साल औसतन 60,000 गरीब आदिवासी क्रिश्चियन बनाए गए। ये नहीं पता है? इस संस्था के द्वारा, इस संस्था में अच्छे काम की आड़ में, इस संस्था से जुड़े लोगों के द्वारा। संस्था मानव सेवा करती थी। वो क्या करती थी ना, गरीब दुखियों की मदद करती थी। किसी, जैसे कि वहां
कोई बीमार पड़ा, उसकी सेवा की, लेकिन उस सेवा करने के बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ किसी ने नहीं पता लगाया। वो क्रॉस लटका के घूमता था। संत की उपाधि दी गई वेटिकन के द्वारा। समझ रहे हैं ये बात? उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज, ये 2 जिले थे, सबसे बड़ा भुखमरी वहीं पड़ी थी। पता है, लाशों को भर भर कर कलकत्ता ले जाया जाता था और कलकत्ता से शिप द्वारा यूरोप भेजा जाता था। एथिकली सोर्स लिख के। एथिकली सोर्स्ड मतलब मानव सेवा यही है। आप में से बहुत सारे लोग व्हाइट मैन्स बर्डन पढ़े हैं हिस्ट्री की किताबों में? नहीं पढ़े व्हाइट मैन्स बर्डन? हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, उसमें क्या था ना, लिखा हुआ था, व्हाइट मैन्स बर्डन का पहला लाइन ये है कि बाइबल इन वन हैंड एंड क्रॉस इन अनदर। हम मानव सेवा के लिए जाते हैं वैसे जगहों पे जो कि लैटिन वर्ड है इंडीज। इंडीज का मतलब होता है जहां अंधेरा हो, डार्कनेस हो। जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये आई आई करके जो इंडीज से जितने सारे शब्द निकले हैं ना, वो डार्क। बाद में फिर अफ्रीका हुआ, क्योंकि बाद में वो अफ्रीका पहुंचे। वहां अंधेरा था, जहां रोशनी थी वहां के लोग अंधेरे में गए। बाइबल इन वन हैंड एंड क्रॉस इन अनदर। और दैट वाज व्हाइट मैन्स बर्डन कि जो लोग अंधेरे में हैं उनको प्रकाश में लाना है। तो कैसे लाना है? नहीं, लेकिन पंकज जी, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें तो मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि बहुत सारे केसेस मर्डर के भी थे। नहीं, और मैं बताता हूं उसी, चलिए बंगाल में फोकस करता हूं। बंगाल में मैं बता रहा था कि वहां क्या हुआ ना कि जब अकाल और भुखमरी पड़ी तो वहां के लोगों के, आप जब भी जाइएगा ना, उड़ीसा, बंगाल, पुराना बिहार मतलब बिहार, झारखंड दोनों, और असम, वहां के लोगों के बॉडी जेनेटिकली मॉडिफाइड होने लगे। खाना नहीं मिलता था तो उसको फैटी लीवर, उस डिजीज का नाम दिया गया। मतलब लीवर है ना, अपने आप फैट जनरेट करने लगा, ताकि अगर आप खाना नहीं खाए ना तो वो फैट धीरे धीरे ब्रेक होकर आपके शरीर को वो पर्याप्त एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और इस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को स्टडी करने के लिए यहां और डॉक्टरों की टीम भेजी गई, और वो आज भी जारी है। वो सर्वाइवल एडेप्टेशन होता है एक साइंस में। वो एडेप्ट करने के लिए यहां के लोगों के शरीर में वैसा हुआ, नाटे कद के रह गए। आप एवरेज में जाएगा तो एक आपको बंगाली या असमी या उड़िया या झारखंड का आदमी या बिहार का जो वैसे तबके हैं जो गरीब हैं तो कम हाइट के दिखेंगे। गंगा किनारे छोड़ के, गंगा किनारे उपजाऊ भूमि थी तो वो अपना उगा लेते, उनको छोड़ के आप देखेंगे। अब वो वर्ल्ड वाइड भेजा जा रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो बीमारी यहां पाई गई उसकी खोज ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने की, और कहा गया फैटी लीवर डिजीज हमने ढूंढा है, और उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। वी आर जस्ट लाइक गुनिया पिग फॉर देम। अभी पिछले साल एक मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन यहां चलता है, वो भी बहुत मानव सेवा का काम करते हैं। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में इतना कोलाहल है कि कोई ध्यान नहीं देता, 2-4 आदमी मर गए तो हम क्या करते थे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में जाके उन पर दवाओं का एक्सपेरिमेंट करते थे। बोला कि ठीक है, 2009 में एक दवा का एक्सपेरिमेंट के दौरान ही 9 आदिवासी मर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां आप लोकल अथॉरिटी को पैसे वैसे खिला देते तो खत्म हो जाता है वो केस। ये बातें बिल गेट्स ने पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान कही। आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मानव सेवा के नाम पे, पैसे खिलाने के नाम पे आपके यहां मौजूद हैं। लेकिन मदर टेरेसा की जो भूमिका है वो इसमें क्या थी? क्योंकि हम उनको जितना पढ़ते आए हैं या उनके बारे में सुनते आए हैं तो एक आइडियल इमेज बनी हुई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी संस्था के लोग ये काम कर रहे थे, तो क्या वाकई में मदर टेरेसा अनजान थी इन बातों से? देखिए, कोई अनजान नहीं होता। अल्जीरिया से एक महिला मानव सेवा के लिए, अल्जीरिया में भी बहुत गरीबी थी, वहां भी कर सकती थी। अल्जीरिया कोई ऐसा डेवलप्ड कंट्री तो था नहीं, कि आज भी नहीं है, और भारत से बहुत ज्यादा गरीबी है वहां, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो। लेकिन वो महिला वेटिकन के संपर्क में आती है और उसे भेजा जाता है बंगाल। और बंगाल ही क्यों, वो केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी भेजा जा सकता था। बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा वहीं शुरू की। मैं कॉलेज, इसका नाम सुनते हैं ना, पहला इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस, या उनका मकसद क्या था पता है? कि हम ऐसे एक तबका तैयार करें जो कि चमड़ी में काला हो लेकिन थॉट्स में
अंग्रेज हो, और वहां क्लर्कियल काम करने के लिए ये करते थे। अंग्रेज जब ब्रिटिश यहां राज कर रहे थे ना, देखिए जितना सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे मोस्टली आपको बंगाली मिलेंगे, और उन्हें ट्रेन किया गया। और उन जो एक लिमिटेड पढ़े बंगालियन, उनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती थी और ट्रांसलेट करने का काम उनको खूब देता था। आज भी बंगालियों की इंग्लिश अच्छी रहती है, मैथ्स भले ही खराब है, तो वो ट्रांसलेशन का जो काम करते हैं। तो वहां उन्होंने, क्योंकि उनको नौकरी मिली क्लर्क चपरासी, यार मतलब गवर्नमेंट जॉब से रहे, ए ग्रेड जॉब बहुत कम देते थे। वहां एक, आज जिसे आईएएस बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहां इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक एग्जाम होता था, आईएएस उसका एक। सुभाष चंद्र बोस ने वो एग्जाम दिया था और वो टॉप किए थे। बाद में उस नौकरी को छोड़ना पड़ा इन्हें, वो कहानी पढ़िएगा, मजेदार। तो इन्होंने क्या किया कि एक तबका, तो हमने नव अंग्रेजों का तबका तैयार किया और वो ग्राउंड तैयार करे थे। बंगाल में अंग्रेजी के प्रति और अंग्रेजों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न था। वैसे में एक महिला आती है, वहां ग्राउंड तैयार था। उन्होंने मानव सेवा के नाम पे वैसे डिप्राइव्ड, जो उतने प्रिविलेज नहीं थे, उन लोगों के बीच कहा कि हम तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे। और क्या होता था पता है, मैं आपको बताता हूं, आज भी चलता है यहां, उसका नाम चंगाई सभा है। चंगाई सभा मतलब चंगा कर देंगे। तो उसमें क्या करते हैं पता है, जैसे कि गरीब आदिवासी इलाकों में जहां मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वो अगर बीमार पड़े तो ये दवाओं को पानी में घोल के उन्हें पिला देते थे, तो ठीक हो जाता था आदमी। और उसको क्या बता देते कि देखो ईसा मसीह की चमत्कारिक पानी है, और इस पानी से सारे रोग दुख दर्द होते, तो शक्ति तो ईसा मसीह में है। तुम कहां इन सब पेड़ों पहाड़ों नदियों को पूजते फिर रहे हो, द रियल गॉड इज जीसस। तो पकड़ो क्रॉस, ये लो एक डब्बा पानी और पिलाना शुरू कर दो। नहीं, लेकिन अब जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आज इस पर चर्चा क्यों हुई। तो 1980 तक की बात थी ना, कोई रिपोर्ट आई है, कोई खुलासा हुआ है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था। नहीं, खुलासा नहीं। ये क्या हुआ कि ब्रिटेन से ही एक पॉडकास्ट, जिसका मैंने वीडियो भी भेजा है, उन्होंने क्या किया कि जो संतहुड या नोबेल पीस प्राइज पे वहां एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है कि देखिए, मैं बार बार एक चीज को मानता हूं कि जो भी यूरोपियंस या अमेरिकन डीप स्टेट्स के द्वारा फंडेड जो अवार्ड फंक्शन है, जैसे रोमन मैग्सेसे हो गया, अब वहां किसी जमाने में उसकी बड़ी इज्जत थी, और यहां आजकल उसको कुत्ता नहीं पूछता, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि किस तरह लोगों को रोमन मैग्सेसे दिया जाता, या फिर पुलित्जर प्राइज दिया जाता था उस समय। उसी तरह एक कंट्रोवर्सी ये भी राइज हो गई कि किस तरह के लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। वैसे लोग जो कि उनके लाइन को टो करते हैं, मतलब अमेरिकन डीप स्टेट्स के लाइन को। जैसे भारत में देखिए, हाल के दिनों अमर्त्य सेन को मिला। हर किसी को पता था कि वो घोर लेफ्टिस्ट, वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, और भारत में जब से उदारवादी नीतियां आई, उसके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने काम किया, इसमें मिला। अभी देखिए, बांग्लादेश में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मोहम्मद यूनुस, हर कोई बांग्लादेश में जानता है कि वो अमेरिका का पपेट है, अमेरिकन डीप स्टेट का। और इस तरह से अब वहीं जब चर्चा चली, और ये चर्चा यहां नहीं चल रही है, वो अमेरिका में चली है, वो ब्रिटेन में चल रही है, कि ये जो फंड करते हैं ना नोबेल पीस प्राइज, वो अपने लिए एक लोग क्रिएट करते हैं। वो ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा आदमी है, और फिर क्या करता है, उसे बड़ा बनाते हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं था, गरीब था। 2007 की बात है, पहली बार मोहम्मद यूनुस ऐसा था, लेकिन हाँ वो था अंग्रेजी माइंडेड, यानी गोरों के माइंड के अनुसार जो अंग्रेजों ने जो तैयार किया। तो उसे क्या किया, पहली बार एक बैंक, ग्रामीण बैंक खोलने के लिए फंड दिया था हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन, और वो तस्वीर है मेरे पास, जब पहली बार वो फंड ले रहा था। 2007 की बात कर, पहला बैंक स्थापित किया। उसके बाद पता नहीं कहां से उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। उसने क्या किया पता है, बिना इंटरेस्ट के गरीबों को लोन देना शुरू किया, और उसके पास $20 मिलियन का फंड आ गया कहीं से। पर वो फंड $20 मिलियन इन्वेस्ट किए गए थे किसी काम खास मकसद के लिए। अब वहां के गरीबों में लगा कि यही एक ग्रामीण बैंक ऐसा है ना कि जो इंटरेस्ट नहीं लेता है, गरीबों को लोन देता है, तो वो बड़ा बना। उसे और बड़ा बनाने के लिए उसे अमेरिका बुलाया गया और उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। थोड़ा और बड़ा बना, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है भाई। और देखिए आज वो कौन सा काम आ रहा है। ये मलाला यूसुफजई, आप देखिए ना, मलाला यूसुफजई को बाद में किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ। वहां क्या किया गया, कैसे इमरान खान का तख्ता पलट हुआ। भारत में भी कुछ ऐसे नोबेल शांति पुरस्कार, चूंकि उस वक्त इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी नेशनलिस्ट थी। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जो भी मजबूत और नेशनलिस्ट सरकारें आएंगी किसी भी देश में,
वो अमेरिकन डीप स्टेट को पसंद नहीं है, क्योंकि फिर वो ग्रो करने लगता है ना देश, और फिर इनके डिक्टेट के अनुसार चलता नहीं। तो टाइमिंग देखिए, जब जब दिया जाता है। एक अमर्त्य सेन को अटल जी के समय मिला, वो मदर टेरेसा को इंदिरा गांधी के समय मिला, और बहुत सारे लाइन में अभी लगे हैं, पता नहीं, कोशिश तो बहुत है पर उस तरह का ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए। तो मैं ये बोल रहा था कि वहां बहस इस पर चल रही थी, और अभी एक पॉडकास्ट में ये खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा भारतीयों के नरकंकालों को एक्सपोर्ट करने वाला और सबसे बड़ा कलकत्ता में ये होम फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट हॉस्पिस चलाने वाली महिला को संत की उपाधि दी जाती है। और बहुत सारे, आप जाइए ना वहां वेटिकन में, तो बहुत तरह की कहानियां हैं। ये आई तो चमत्कार हो गया, और रोशनी आई, पैदा हुई तो ये सब बनाया जाता है। द रियल मकसद वाज व्हाइट मैन्स बर्डन। और महिला है, महिला के प्रति ऐसे भी शौक होता है। एक गोरी महिला आदिवासी इलाकों में जाके गरीबों को रोटी खिला रही, वाह वाह वाह, पूरे गांव में तालियां कि मर जाऊं इसके लिए। बस महान थे। समझ रहे हैं ना साइकोलॉजी को, कैसे वो करते हैं। ठीक है। तो दर्शकों के ऊपर छोड़ जाते हैं ये जो रिपोर्ट आई है, या जिस तरीके से पॉडकास्ट में इतना पुराना खुलासा हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर चर्चा का विषय भी है, चिंता का विषय भी उस वक्त के लिए तो कम से कम रहा ही होगा। और सबसे बड़ी बात पंकज जी, यहां से डेड बॉडीज जा रही है कि वहां का इवोल्यूशन हो सके, वहां पर रिसर्च हो सके, यहां भी ये चीज हो सकती थी, यहां के लिए भी सोचा जा सकता था, लेकिन हमेशा से विदेशी फोकस्ड रहे हैं। नहीं, मैं ये कहा कर रहा हूं, वो चर्चा अब शुरू है। ये जो 60,000 पर ईयर जो कंकाल या डेड बॉडी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये ऑफिशियल फिगर है। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।